आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ओके। चालू। चलो, सभी को आवाज आ रही है क्लियरली? हाँ सर। हाँ सर। तो दिख रहा है क्या बोर्ड? हाँ सर। तो लास्ट क्लास में हमने, सबसे अपना माइक म्यूट रखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हम चैप्टर स्टार्ट किए थे, उस ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैंने गोलू का एग्जांपल लेकर आपको ये समझाया था कि व्हाई डू और फ्रॉम वेयर डू ए हैंड गेट हैंड फॉर वर्क। एक हैंड को वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो एनर्जी डेफिनेटली कहाँ से मिलेगी? एनर्जी का रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है? इट इज द फूड दैट वी एंगल। वो फूड हमारी एनर्जी को फुलफिल करता है, राइट? वो फूड हम कहाँ से इंटेक करेंगे? बेसिकली माउथ से, फिर वो ट्यूब में जाएगा, दैट इज फूड पाइप से, एंड लास्टली कहाँ जाकर वो क्रस्ट हो जाएगा या डाइजेस्टेड हो जाएगा? इट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन और बेसिकली स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, राइट? अब ये छोटा छोटा जो फूड पार्टिकल है, दैट विल बी इन विच फॉर्म, राइट? तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 2000 की नोट और 100 की नोट कौन सी तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट होगा? तो 2000 की नोट तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि ज्यादा जल्दी इजीली कौन सा एब्जॉर्ब हो जाएगा? तो जो छोटा है पार्टिकल वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो छोटा रहता है उसका नाम क्या है? दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज बहुत जल्दी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट? अब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ये ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है, तो ब्लड एक पर्टिकुलर साइट पर ग्लूकोज को लेकर जाएगा, राइट? कहाँ पर? सपोज जस्ट आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास द हैंड नीड एनर्जी टू वर्क। तो यहाँ पर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, यस। तो ग्लूकोज ब्लड यहाँ पर आकर डिलीवर करेगा। तो ये एक एक सेल है जो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। तो ब्रीथिंग इज व्हाट? ब्रीथिंग इज नॉट जस्ट टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, ब्रीथिंग इज नॉट जस्ट एक्सहेलिंग CO2। ऑक्सीजन का इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करना, यही ब्रीथिंग नहीं है। ठीक है, आप सिलेक्ट नहीं करते हो ऐसे, मतलब जैसे मार्केट, सब्जी मार्केट रहता है तो बोलता है भैया 1 किलो आलू दे दे, मीन्स यू आर सिलेक्टिंग, यू नो कि वो पोटैटो है इसलिए आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेस में आपको कैसे पता कि एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है? तो हाउ यू कैन से कि ब्रीथिंग का मतलब सर ऑक्सीजन ही लेना? मतलब यहाँ पर ऐसा कोई एंट्री मैकेनिज्म है क्या? फिक्स? हाँ, जिसके पास ऑक्सीजन का पास है वही नोज के अंदर एंटर हो सकता है, बाकी जन बाहर रहो, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं। मीन्स एंटर करेगी तो सभी गैस एंटर करेगी, नहीं करना है तो कोई भी नहीं करेगी। तो हमारे लिए नेचर कुछ फिल्टर नहीं रख रहा है ना कि इस तरीके से ऑक्सीजन ही सिर्फ एंटर हो जाना चाहिए, राइट? तो ब्रीथिंग का बेस्ट डेफिनेशन क्या बोल सकता हूं मैं? ब्रीथिंग इज टेकिंग इन एयर रिच विथ ऑक्सीजन। रिच विथ मतलब एक एयर ले रहा हूं मैं अपने नोज से अंदर और उसमें सबसे ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन की होती है। उसका रीजन हम समझेंगे कि क्यों ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा।
ठीक है, बचपन से हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन अंदर लेना, CO2 बाहर छोड़ना, इट इज करेक्ट। आई एम नॉट इग्नोरिंग दैट पॉइंट, ये करेक्ट नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, बाकी भी गैसेस अंदर आती है। तो बेस्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इनहेलिंग एयर रिच विथ ऑक्सीजन, सांस अंदर लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन की होगी, ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एक्सेलिंग एयर रिच विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी एयर बाहर एक्सेल करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होगी, राइट। तो ऑक्सीजन का अंदर लेना, CO2 का अंदर बाहर छोड़ना, इट इज द करेक्ट। बट ज्यादातर एयर में ये ऑक्सीजन, ज्यादातर एयर में कौन सी एयर हम अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में लेते हैं। और बाहर छोड़ने में सबसे ज्यादा कौन सी गैस बाहर रिलीज करेंगे हम? दैट इज CO2। तो पॉइंट इज दैट, तो अगर गोलू को फिर से पकड़ा जाए तो गोलू के हाथ में कल बॉल पकड़ने के लिए एनर्जी चाहिए थी, राइट। तो कहाँ से मिली वो एनर्जी? हमने वो जो फूड खाया था, मम्मी ने जो चपाती दी थी, वही चपाती से हमको एनर्जी मिली। बेसिकली हमारे हैंड के एक एक सेल तक ग्लूकोज पहुंच चुका होगा, राइट। तो देखते हैं एक बार। तो सपोज दैट दिस इज द हैंड, ये वो हैंड है। तो इस हैंड में एक सेल होगा, इस सेल को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? इस सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए सर। एनर्जी कहाँ से मिलेगी सर? एनर्जी ब्लड जो है ना, वो ब्लड यहाँ पर आकर ग्लूकोज इसको डिलीवर कर देगा, तो सर ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, राइट। तो ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल के अंदर क्या भरा पड़ा है? दिस हाउ मेनी अमाउंट ऑफ स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हर एक सेल के अंदर डिलीवर किया जाएगा बाय द ब्लड। तो ये ग्लूकोज को सेल अब क्या करेगा? अगर इसके अंदर ग्लूकोज आ चुका है, तो अगर मैं ये बड़ा सा सेल ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके अंदर ग्लूकोज है, तो इस सेल के अंदर अब ग्लूकोज को क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है, ताकि क्या रिलीज हो? ताकि एनर्जी रिलीज हो। माय पॉइंट इज दैट इफ यू आर फिलिंग योर बाइसिकल और इफ यू आर फिलिंग योर बाइक विद ए पेट्रोल, अगर आप अपनी बाइक पेट्रोल से भर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है ना कि पेट्रोल का इंजन इस्तेमाल करना शुरुआत कर दे। अच्छे से देखना, तो हमारा पेट्रोल पंप कौन है? हमारा पेट्रोल पंप का ब्लड, ठीक है। पेट्रोल पंप देता है, पेट्रोल पंप हमको देता है पेट्रोल। गाड़ी में हमारा ब्लड हमको क्या डिलीवर करता है? अमेजॉन डिलीवर जैसा, ठीक है। तो हमारा ब्लड हमको ग्लूकोज डिलीवर करता है हर एक सेल में, ठीक। तो इन एवरी सेल ग्लूकोज इज डिलीवर्ड बाय द ब्लड। अब सेल के अंदर जब ग्लूकोज आ जाएगा, अब मेन फंक्शन क्या है? तो गोलू को बॉल पकड़ना था, राइट। हमारी नैया उसी पर अटकी है। तो फॉर कैचिंग द बॉल ही नीड्स टू टेंड सम एनर्जी, उसको एनर्जी लगाना पड़ेगा अपने हैंड्स पर। अगर एनर्जी लगाना पड़ेगा तो हर एक हैंड का, पाम का और फिंगर्स का हर एक सेल फंक्शन करना चाहिए, ताकि वो एनर्जी लिबरेट कर सके। एनर्जी लिबरेट करने के लिए उसको ग्लूकोज छोड़ना पड़ेगा। तो सेल के अंदर ग्लूकोज आ गया, इसका मतलब मैं समझूं कि ग्लूकोज टूट जाएगा? नहीं सर। अगर बाइक में पेट्रोल डाल दी, इसका मतलब ये है इंजन चलने लग जाएगा? नहीं सर, इट इज नॉट द फैक्ट। अगर सामने किताब खुल चुकी है, इसका मतलब ये है कि वो पूरा पढ़ाई दिमाग में चलता चला जाएगा। यू हैव टू इनिशिएट द फैक्टर, ठीक है। मान कर चलो रात में आप पढ़ रहे हो, आपने किताब खोली है, तो रोज मम्मी हाथ में किताब लाकर दे देती है, या पापा हाथ में किताब लाकर दे देते हैं और बोलते हैं पढ़ो। तो किताब सामने आने का मतलब ये हो गया पढ़ो? नहीं। जिस वक्त आपको जोर से पढ़ेगी समझ लेना, दैट इज द इनिशिएटिव फैक्टर फॉर मेकिंग यू टू स्टडी। तो गाड़ी में पेट्रोल डालने का मतलब गाड़ी का इंजन वर्क करने लगा? नहीं। जिस वक्त आपकी की ऑन हुई और जिस वक्त आपने सेल्फ मारा, उस वक्त पेट्रोल का इस्तेमाल होना या उस वक्त पेट्रोल का ब्रेक डाउन होना शुरुआत हो गई। तो कहने का मतलब ये है, हमने खाना खाकर जो ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन के ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हुआ था, और ब्लड ने घूम घाम के कहां तक ग्लूकोज लाकर दे दिया? हाथ में ग्लूकोज लाकर दे दिया, ठीक है। तो एक दो प्रोसीजर हुए। एक बार क्या हुआ है, इंटेस्टाइन में से ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ है ग्लूकोज, और दूसरी बार ब्लड में से निकलकर सेल तक पहुंचाया गया है। जैसे एक बार याद है, कल का ट्रेन थी, एक बार ट्रेन में से पैसेंजर ऑटो में गए हैं। अब ऑटो अपने रास्ते तक, जहां पैसेंजर को छोड़ना है वहां तक जाएगा। अब ऑटो में से पैसेंजर अपने घर जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली सेल में ग्लूकोज पहुंच जाएगा। व्हाट इज द की फैक्टर बाय विच द ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन? इट इज नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड इट इज मेन सोर्स। इट इज नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज नॉट द वाटर, इट इज द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ दैट ब्रेक्स द ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ने वाला की फैक्टर कौन है? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज, राइट। तो जैसे पेट्रोल मैंने बताया, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर degenerating or decreasing the amount of petrol? It is the running bike. How the bike runs? When the cell starts, then the petrol degenerates, then the bike starts.
करेक्ट। जब आप ब्रीथ करके ऑक्सीजन अंदर लेके जाओगे, वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन विल गेट एंटर इनसाइड द लंग्स, ठीक है। आपके लंग्स में, यहाँ पर लंग्स रहती है, तो ये लंग्स में ऑक्सीजन एंटर करेगी। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल में ग्लूकोज तो आ गया है, बट सेल को और एक फैक्टर चाहिए टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज। व्हाट इज दैट फैक्टर? ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे, इज ऑक्सीजन रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस? क्या ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस है? उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। तो देखो, एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से समझेंगे कि ऑक्सीजन की क्या महत्वता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या महत्वता है। क्या हम उससे लिविंग रहेंगे नहीं रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, मानकर चला ये मैंने एक कांच का बड़ा सा एक वेसल लिया है और उसको मैंने इस तरीके से बंद कर दिया, ठीक है। एक ऐसे एक वेसल है कांच का, जिसको मैंने एक कांच का ऐसा वेसल है जिसको मैंने बंद करके रखा है। नाउ अब इसमें मैं क्या करूंगा, अब इसमें मैं एक कैंडल को जलाता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एक कैंडल ले लिया और वो कैंडल यहाँ पर क्या हो रही है? कैंडल यहाँ पर बर्न हो रही है, कैंडल जल रही है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए कैंडल, ओके। और यहाँ पर जब कैंडल जल रहा था तो आई फाउंड दैट थोड़ी देर बाद कैंडल हो गया डिस्टिंग्विश, मतलब कैंडल एक्सटिंग्विश हो गया, मतलब ये कैंडल बुझ गई। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रीजन है कि कैंडल अगर मैं इस बंद से वेसल के अंदर, कांच के टुकड़े के अंदर रख देता हूँ, कांच का टुकड़ा मतलब ये पूरा वेसल है, ये पूरा कांच का जो मैंने इन्वर्टेड वेसल लगा दिया है, इस इन्वर्टेड वेसल के अंदर ये कैंडल ज्यादा देर तक जल नहीं पाई, ये बुझ गई। सेकेंडली, मैंने इसके साथ और एक केस ऑब्जर्व किया कि मैंने इस जार के अंदर जो कैंडल था, साथ साथ में मैंने एक इस तरीके से पूंछ वाला चूहा भी रख दिया, ठीक है। थोड़ा अजीब सा बनाया है, बट ये हमारा चूहा है, तो चूहा भी रख दिया। चूहा इज व्हाट? तो ये जो आपको रैट दिख रहा है, ये रैट कहीं ना कहीं क्या करेगा? सांस लेगा, ठीक है, सांस लेगा डेफिनेटली। इसको क्या चाहिए? तो हम बोलते हैं ऑक्सीजन चाहिए। क्या ये कैंडल पहले क्यों नहीं जल रहा था? जब ये कैंडल को मैंने जार में रखा था तब ये थोड़ी देर बाद बुझ गया। मतलब सर कैंडल को एक एक्स नाम की गैस चाहिए, कैंडल को एक एक्स नाम की गैस चाहिए, तभी वो जलेगा। थोड़ी देर बाद उसी जार में हमने रैट रख कर देखा तो पता चला कि रैट भी मर गया। क्यों? रैट को भी एक एक्स नाम का कुछ ना कुछ सब्सटेंस चाहिए जिंदा रहने के लिए। मतलब एक बात समझ में आ रही है, ये लिविंग रैट और ये जलती हुई कैंडल जिसके अंदर ऊपर अग्नि जल रही है, ये अग्नि को जलने के लिए एक एक्स नाम की गैस चाहिए और ये रैट को जिंदा रहने के लिए भी एक एक्स नाम की गैस चाहिए, ठीक। तो थोड़ा और इसको ट्विस्ट किया जाए, थोड़ा और अच्छे से देखा जाए, तो आगे जाकर हमने एक एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। वो क्या था? इसी वेसल को ऐसे ही रहने दिया। अब ये वेसल मैंने नई वाली वेसल ली और अब मैंने एक काम किया, फिर से कैंडल जलाई, राइट, कैंडल जल रही है, और फिर से एक नया रैट लिया, क्योंकि वो रैट तो मर चुका होगा, ठीक है, नया रैट लिया। और अब मैंने एक काम किया, बेसिकली वो रैट जैसा दिख नहीं रहा है, बट एडजस्ट कर लिया, तो एक कैंडल रैट। अब मैंने काम किया, यहाँ पर मैंने इनप्लग किया क्या? रूट के साथ एक ट्री, ठीक है, एक छोटा सा प्लांट मैंने यहाँ पर रखा। तो ये प्लांट क्या रिलीज कर रहा होगा? ये प्लांट सर एक एक्स नाम की गैस रिलीज कर रहा होगा, जिसके कारण, राइट, ये प्लांट क्या कर रहा होगा? ये प्लांट एक एक्स नाम की गैस रिलीज कर रहा होगा, जिसके कारण रैट भी, मतलब जो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट में क्या, नो प्लांट, यहाँ पर प्लांट रखा ही नहीं गया था, सिर्फ कैंडल रखी गई थी, बुझ गई, रैट रखा, वो भी मर गया, ठीक है। एंड सेकेंड केस में हमने कैंडल के साथ रैट भी रखा और यहाँ पर एक प्लांट रख दिया। इसको जलने के लिए क्या चाहिए था? ऑक्सीजन, ठीक। रैट को सांस लेने के लिए, रैट को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए था? ऑक्सीजन। दोनों बाहर क्या रिलीज कर रहे थे? ये जलने के बाद जो सूटी फ्लेम रिलीज करता है, वो रिलीज कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रैट के अंदर जब ऑक्सीजन जा रहा था, वो भी ब्रीथ करके अंदर से क्या ले रहा था? ऑक्सीजन, और बाहर से क्या रिलीज कर रहा था? CO2। मतलब ऑक्सीजन, CO2, ये इसके अंदर भी प्रोसीजर चल रहा है। तो दोनों में से निकल क्या रहा है? कैंडल में से भी और रैट में से भी, दोनों में से कौन सी गैस निकल रही है? CO2। और कैंडल को जलने के लिए और रैट को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। मतलब सर एक बात हम समझ सकते हैं क्या? जब भी कोई कार्बन कंपाउंड, अच्छे से देखना,
ये जो कैंडल बनी हुई है ना, कैंडल ये कार्बन सोर्स की बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के कंपोनेंट मिक्सअप करके कैंडल बनी हुई है। ठीक है सर, कैंडल कैंडल जल रही है, हाँ। एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, बिल्कुल सही है। तो सर हमको हाथ में काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। यहाँ पर इस कैंडल में, ये कैंडल किसकी बनी हुई थोड़ा समझाओगे? कैंडल बनी हुई कार्बन और हाइड्रोजन। सर हमारे बॉडी में भी एक कार्बन और हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड है, ठीक है, जिसे मैं C6H12X12O6 लिखता हूँ। सर सुना सुना लग रहा है, ये कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। तो सर कैंडल को जलने पहले मैंने देखा कि कैंडल नहीं जल रही थी, कैंडल बुझ गई। क्यों? कैंडल में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं था क्या? था ना, कार्बन हाइड्रोजन। ये जो कैंडल बनी हुई है, ये जो मोमबत्ती बनी हुई है, ये मोमबत्ती में कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स रहता है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स से बनी हुई है। पर सर जब जार बंद था, जब एक भी गैस इसके अंदर, बाहर से एक भी गैस जब इसके अंदर एंटर नहीं कर पा रही थी, तो ये कैंडल सर बुझ गया। इसका मतलब मैं एक लॉजिक लगा सकता हूँ, भले ही कैंडल एक जिंदा वस्तु नहीं है, भले ही इस कैंडल में जान नहीं है, भले ही कैंडल एक लिविंग थिंग नहीं है, पर एक लॉजिक लगा सकता हूँ। क्या पता है? कार्बन हाइड्रोजन के सोर्स को जलने के लिए एक गैस चाहिए, और वो है ऑक्सीजन। क्या बिना हवा के कोई गैस जल सकती है? मैंने देखा यहाँ पर, मैंने एक इंसुलेटेड कंप्लीटली बंद एक छोटी सी तिनका भी अंदर नहीं एंटर कर सकता, पूरा सील पैक, जैसे कोरोना के टाइम पर कैसे सील कर देते, कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा, टोटल बाहर रहो, इसी तरीके से इस जार को मैंने पूरा सील कर दिया, कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा, एक भी गैस नहीं। तब मैंने क्या नोटिस किया? तब मैंने ये नोटिस किया कि कैंडल थोड़ी देर में बुझ गई। घर में जाकर एक्सपेरिमेंट करके देख लेना क्या कैंडल जलती है। अगर कैंडल बुझ गई, इसका मतलब ये समझना कि कैंडल किसकी बनी हुई है? सर कैंडल बनी हुई है कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सिंग से, ठीक। तो मतलब कैंडल जो कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोनेंट है, उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो याद करो, गोलू के हाथ में ब्लड ने क्या डिलीवर कर दिया था? गोलू के हाथ में ब्लड ने इंटेस्टाइन से ग्लूकोज लेकर एक एक सेल में डिलीवर कर दिया था कि लो तुमको बॉल पकड़ना है, तुमको कैच पकड़ना है, आई एम डिलीवरिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू यू, आप कैच पकड़ लो। पर गोलू को एक चीज की कमी हो गई, गोलू के पास पेट्रोल तो आ गया, ठीक है, गोलू के हैंड्स में एक एक सेल में ग्लूकोज तो आ गया, पर क्या ग्लूकोज बिना कोई एनर्जी के टूट सकता है? आंसर इज नो। गाड़ी में आप कितना भी पेट्रोल भर लो, जब तक आप एक एनर्जी नहीं लगाओगे, जब तक आप एक किक नहीं मारोगे, तब तक वो एनर्जी का सोर्स नहीं आएगा, तब तक इंजन वर्क करना स्टार्ट नहीं करेगा और पेट्रोल टूटेगा नहीं। पेट्रोल वैसा ही रखा रहेगा, बट जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तब तक पेट्रोल बिल्कुल भी टूट नहीं सकता है। तो चाहे कितना भी पेट्रोल भर लो, वो टूटेगा नहीं, टूटेगा, वैसा ही रखा रहेगा, ठीक। तो इसी तरीके से सेल में आप कितना भी ग्लूकोज भर दो, क्या सेल में से ग्लूकोज अपने आप टूटेगा नहीं, कोई ना कोई तो एक हंटर चाहिए। जैसे पढ़ाई में किताब खोल दो, ऐसी पढ़ी जाती है नहीं, जिस वक्त पापा का जोर से तमाचा पड़ा समझ लेना उसी वक्त पढ़ाई स्टार्ट हो गई। तो अल्टीमेटली देयर शुड बी एनर्जी सोर्स, कोई ना कोई एनर्जी सोर्स चाहिए जिससे वो इंजन चालू हो जाए, जिससे काम करना चालू हो जाए, ठीक है। तो जैसे मानकर चलो एक चक्की है, चक्की क्या आटे की चक्की, तो क्या चक्की में इलेक्ट्रिक पावर का सोर्स नहीं रहता है? क्या उसके पास एक रिसोर्स नहीं रहता है? रहता है ना, इलेक्ट्रिसिटी है। पर जब तक पुरानी जमाने की अगर पड़ा या जनरेटर पकड़ लो, जनरेटर के अंदर क्या डीजल नहीं भरते हैं? पर जब तक वो इंसान ऐसे जोर से वो हैंडपंप जो रहता है वो घुमाएगा नहीं ना, तब तक जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। तो आई होप यू आर क्रिएटिंग एन इमेजिनेशन कि वन और दी अदर प्रोडक्ट, कोई ना कोई लाइफ में एक एनर्जी का सोर्स चाहिए ताकि दूसरे चीज को ब्रेक डाउन कर पाए। कैंडल क्यों नहीं जल रहा था? कैंडल और माउस को एग्जैक्टली सेम कंपेयर कर लेना। कैंडल में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन, अपने आप जल रहा था क्या? नहीं जल रहा था। मोम अगर पिघलेगी, मोमबत्ती अगर मोम में पिघलती है, इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का सोर्स जो इकट्ठा होके था, अब वो जल रहा है, अब वो एनर्जी लिबरेट कर रहा है, अब वो हीट रिलीज कर रहा है, और हीट और एनर्जी रिलीज करने के साथ साथ वो कुछ बाय प्रोडक्ट भी बना रहा है। पर ये कैंडल कब जलेगी? जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक वो नहीं जलेगी। तो सर कैंडल का समझ गया, कैंडल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन है, और कार्बन हाइड्रोजन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की नीड रहती है, ठीक। आग बिना हवा के कभी नहीं जल सकती। तो वही है कि ये जार के अंदर क्या बंद हो चुका था? कैंडल बुझ चुका था। क्यों? क्योंकि ये जार में, ये वेसल में ऑक्सीजन का तिनका भी नहीं था, ऑक्सीजन का एक तिनका भी नहीं था, एक भी नहीं, इसलिए ये कैंडल जो है वो बुझ गई। और माउस को इसको क्या करते हैं हम, इसको नहीं क्या ऐसे ऐसे उल्टा कर देते हैं, उल्टा, ठीक है। ये हो गया हमारा चूहा जो है वो इस तरीके से उल्टा सोया हुआ है। क्यों? अब लॉजिक लगाना, ये तो समझ गया सर, कैंडल बुझ गई, रैट क्यों मरा सर?
तो क्या रैट के बॉडी में सेल नहीं थे ना सर? तो क्या वो सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं होगा ना सर? सर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन भी आता है सर और हाइड्रोजन भी आता है। तो सर एक मोटा मोटा लॉजिक लगा पा रहे हैं हम क्या? कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? क्योंकि कैंडल में कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है। माउस को जिंदा रहने के लिए, ठीक है, माउस को जिंदा रहने के लिए अपने सेल के कार्बन हाइड्रोजन को सोर्स को तोड़ना पड़ेगा। कौन सा सर? कार्बन और हाइड्रोजन, दैट इज ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, मतलब माउस के अंदर के सेल का ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन लगती है, इसलिए माउस मरा। ये मत समझना कि सर कैंडल लपटे उड़ा रहा था, कैंडल एकदम आग निकाल रहा था, तो माउस को भी जिंदगी में आग निकालने की इच्छा थी, आग नहीं निकाल पाया माउस, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए माउस मर गया। नहीं, बेसिकली वो इसलिए मरा क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत उसके सेल्स में स्टोर्ड है। जब भी उसने छोटा मोटा चीज वगैरह कहीं से खाया होगा बेचारे ने, तो वो उसके कहाँ स्टोर्ड हो गया होगा? वो उसके सेल में स्टोर्ड हो गया होगा। बट सेल में अगर पेट्रोल गाड़ी में भरा है तो ऐसे टूट जाएगा? नहीं। सेल में अगर ग्लूकोज भरा है तो ऐसे टूट जाएगा? नहीं। तो हमारे बॉडी में अगर गोलू के हाथ में ग्लूकोज आ चुका है, तो क्या ग्लूकोज अपने आप टूट जाएगा? नहीं। गोलू को अपने नोस्ट्रिल से, अपने नोज से ऑक्सीजन अंदर लेके जाना पड़ेगा, ठीक? कहां पर? लंग्स में। तो ऑक्सीजन अंदर ब्रीथ करेगा गोलू, कल वाला, तो गोलू अंदर ऑक्सीजन ब्रीथ करेगा और वो उसके लंग्स में आएगा। यहाँ लंग्स में ऑक्सीजन आने के बाद अब कोई ना कोई और एक रास्ता चाहिए जो इस ऑक्सीजन को उठा के लेके जाए हाथ तक। क्यों सर? क्योंकि हाथ में सेल्स में एक चीज बैठी है, वो है ग्लूकोज। हर एक सेल में ग्लूकोज बैठा है। किसने बैठा है सर वहां पर? ब्लड ने। तो सर ब्लड मेरा भी काम कर देगा? डेफिनेटली यस। तो ऑक्सीजन को डिलीवर करने का काम कौन करता है? आंसर इज ब्लड। तो ब्लड के ऊपर दो जिम्मेदारी आ गई। क्या? एक जिम्मेदारी, इंसान के खाना खाने के बाद इंटेस्टाइन से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करो, और जहां जहां ताकत की जरूरत है उस सेल में ग्लूकोज को डिलीवर करो, राइट? If I am using my hand to explain you, means my each and every cell of the hand need energy to work. ये एनर्जी ग्लूकोज से आएगी, कौन डिलीवर करेगा? ब्लड। पर सेल में ग्लूकोज आ गया, इसका सेल में ग्लूकोज आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि सेल में से ग्लूकोज टूट गया? नहीं सर, ठीक है। कैंडल को वेसल में रख दिया, कैंडल को जार में रख दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि कैंडल जलने लग जाएगा। आप आग लगा दो, ठीक है, आग लगा दो मतलब खुद को नहीं है, आप कैंडल में आग लगा दो, ठीक है, इसका मतलब वो जलेगी नहीं। ऑक्सीजन उसको चाहिए तभी वो जलेगा। माउस, ये रैट जो है ये क्यों मरा? क्योंकि उसके अंदर के सेल्स से ग्लूकोज नहीं टूट पा रहे थे, बिकॉज ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। तो सर व्हाट कंडीशन हैपेंड इन द सेकंड जार? इसमें ऐसा क्या जादू हुआ जो ये रैट जो है चूहा, वो क्या रहा? जिंदा रहा, और ये कैंडल भी है, ये भी जलती रही। तो यहाँ पर एक रखा था हमने पौधा, ये पौधे से क्या हुआ सर? प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन। तो क्या हुआ सर? ये जो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, इस ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब करेगा? इस ऑक्सीजन को हमारा छोटा सा चूहा, ठीक है, जो किसका साथी है, जो किसका वाहन है, जो गणेश जी का वाहन है, वो गणेश जी का वाहन ऑक्सीजन अंदर ब्रीथ करेगा। फिर क्या होगा सर? उसके अंदर के सेल्स है, ओके सर, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज ऑक्सीजन लेगा, फिर क्या होगा? ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज एनर्जी लिबरेट करेगा। बाद में बाय प्रोडक्ट क्या होता है वो बाद में देखेंगे, बट ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी लिबरेट करेगा। ये प्रूफ हमको कैसे मिला? ये प्रूफ हमको एक नॉन लिविंग कैंडल ने समझाया कि एक नॉन लिविंग कैंडल में भी कार्बन हाइड्रोजन रहता है, उसको भी जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के वो जल नहीं सकता। तो सर इसका मतलब ये हुआ ना कि जब कैंडल आग निकालता है और कैंडल में कार्बन हाइड्रोजन है और कैंडल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग निकालता है, तो सर माउस के अच्छे से, ये चूहे के अंदर के सेल्स में जो ग्लूकोज भरा है उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, वो भी जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो ये भी एनर्जी, ये भी हीट लिबरेट करना चाहिए। यू आर वेरी करेक्ट। इफ यू आर थिंकिंग दिस देन यू आर करेक्ट। अच्छे से देखना, तो मैंने क्या बोला? कैंडल आग रिलीज करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, माउस भी आग निकालना चाहिए, माउस भी हीट निकालना चाहिए। पर क्या माउस हमको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कैंडल जलते हुए दिख रहा है,
पर क्या यहाँ पर आपको माउस जलते हुए दिख रहा है? माउस कैसे जल जाएगा सर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में? नहीं। बट आपको दूसरा थोड़ा लॉजिक आ रहा होगा, सर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माउस मरता तो नहीं है, मरेगा नहीं वो माउस, लेकिन दूसरा एक चीज हो रहा है कि वो जिंदा है। इसका मतलब आप एक लॉजिक लगा लो, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो चूहे ने लिया था खुद के सेल्स के अंदर के ग्लूकोज को जलाने के लिए, तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है केमिस्ट्री में? ये प्रोसीजर केमिस्ट्री की भाषा में कहलाता है कंबशन। ठीक है, बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कंबशन। तो क्या कैंडल में कंबशन हो रहा है? आंसर इज यस। क्या ये चूहे में भी कंबशन हो रहा है? आंसर इज यस। पर द कंबशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द कैंडल इज वेरी बिग as compared to the combustion that is taking place in this small चूहा। ठीक है, तो सर हीट एनर्जी तो दोनों में जनरेट होगी, राइट? तो एक चीज, क्या कैंडल को कोई वर्क करना है? नहीं, उसको बस अपने अंदर के कार्बन हाइड्रोजन रिलीज करना है। तो कैंडल की हीट एनर्जी डायरेक्ट लिबरेट हो रही है, पर छोटे से चूहे के अंदर के सेल्स में जो ग्लूकोज भरा हुआ है वो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है, उसमें भी हीट एनर्जी रिलीज हो सकती थी, पर उसकी बॉडी क्या करती है पता है? एंजाइमेटिक रिएक्शन से वो हीट एनर्जी को बदलकर एक यूजेबल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एटीपी। नया शब्द होगा आपके लिए, नया शब्द होगा, बट ये आपको बायोलॉजी में बहुत बार आएगा। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट गया। इन जनरल कैंडल से लॉजिक लगाया जाए तो चूहे में क्या होना चाहिए था? इन जनरल कैंडल से लॉजिक लगाया जाए तो चूहा जलकर राख हो जाना चाहिए था। सही बात है, पर बेचारा नन्हा सा है, मत उसकी जान लो तुम। ठीक है, तो चूहा जलना चाहिए था, पर एक बात समझो, ये जलती हुई एनर्जी उसके अंदर निकल सकती थी अगर चूहा जिंदा नहीं होता, अगर चूहे को काम करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए थी। तो ये जलती हुई चीज को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं कोई ना कोई प्रोसीजर से, वही रेस्पिरेशन है। मतलब ग्लूकोज का टूटना ये रेस्पिरेशन नहीं है, कैंडल का जलना यही कंबशन नहीं है। धुआं निकलना, एनर्जी निकलना, आग निकलना, पूरा एक साथ कंबशन बोलो ना। तो सर सेल के अंदर का ग्लूकोज टूटना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो गया? नहीं, ग्लूकोज टूटेगा, हीट निकलेगी, सेल हीट नहीं निकलने देगा। क्यों? क्योंकि सेल को वो हीट एनर्जी अपने लिए इस्तेमाल करना है ताकि वो एक एनर्जी का सोर्स बना सके। और कौन से एनर्जी का सोर्स? एटीपी नाम के एनर्जी का सोर्स बना सके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? ठीक है, एटीपी। तो एटीपी इज लाइक adenine triphosphate, राइट, एग्जैक्टली। तो इट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दोस्त जिसके लिए नई चीज होगी, डू नॉट गेट कंफ्यूज, आई विल एक्सप्लेन इन द अपकमिंग क्लासेस। बट इन जनरल ये एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है, जब भी किसी भी सेल को वर्क करना है या उसको एनर्जी चाहिए, तो वो जो सेल से वो चीज मांगती है वो एटीपी है। ठीक है, जैसे आप अगर वर्क कर रहे हो कहीं पर, तो आपके काम करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो है मनी। ठीक है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने काम किया है, काम के बदले काम दो। ऐसा नहीं बोलोगे ना, मैंने काम किया है, काम के बदले पैसा दो ना भाई। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से आपने अगर सेल को ग्लूकोज दिया है, तो ग्लूकोज आपने क्या कुछ कर दिया है? ग्लूकोज एक एनर्जी का फॉर्म है, ताकत देगा सेल को, आपने तो दे दिया। पर क्या सेल ग्लूकोज देने के बाद वो भी यही बोलता है, हाँ ग्लूकोज तुम आ गए हो, हम आपको वापस ग्लूकोज देंगे? नहीं, ग्लूकोज को तोड़ के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो एक एनर्जी लिबरेट करता है ताकि जब चाहे वो उसको इस्तेमाल कर सके खुद के बॉडी को वर्क करने के लिए, खुद की बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए, राइट? तो वी हैव समथिंग हमने इमेजिनेशन करके एक चीज तो समझ ली नॉन लिविंग थिंग से कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही टूटेगा। ठीक, क्योंकि कैंडल भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है, राइट? तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटकर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी निकालता है, एंड यही एटीपी है जो गोलू को क्या करने पर इनिशिएट करेगी? बॉल पकड़ने पर इनिशिएट करेगी, राइट? चलो इसको मिटा देता हूं। शायद एक्सपेरिमेंट सबको समझ गया होगा, समझ गया है?
हाँ सर। माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज। राइट, तो द नेक्स्ट थिंग इसी में जो हमको पढ़ना है वो ये है, बोलिए। सर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बताइए ना। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। आई गॉट इट, बट एक बात सुन लीजिए सभी जन, ठीक है। आई हैव जस्ट स्टार्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अभी तक मैं चैप्टर में घुसा नहीं हूँ, ठीक है। तो व्हेन आई विल, जब मुझे भरोसा हो जाएगा, क्योंकि सबको समझाना है मुझे, ठीक है। तो आई हैव टेकन द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट मराठी के भी है, कुछ सेमी इंग्लिश के भी है, तो हर जगह के हैं। तो मुझे पूरे मेरे मन की समाधानी होने तक मैं एक भी चीज की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। आई नीड टू गेट द कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, ठीक है। तो जब मुझे समझ जाएगा कि हाँ आई हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, देन आई विल डिक्टेट द डेफिनेशन, राइट। तो पहली बात, हम अभी तक पूरी तरीके से ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को क्लियर नहीं कर पाए हैं। क्यों? रेस्पिरेशन सेल के अंदर ग्लूकोज तो पहुंच चुका है, सेल के अंदर ग्लूकोज तो पहुंच चुका है, बट कोई भी ये हो केमिकल रिएक्शन हो, वो 100% एफिशिएंसी नहीं दे पाता है। अगर गाड़ी चलती है, पेट्रोल अगर डाला है, अगर सेल के अंदर ग्लूकोज डाल रहे हो, ठीक है, पूरी गाड़ी के मैकेनिज्म से समझते हैं। चलो, सेल है, इधर बाइक है, इस तरफ सेल है, इस तरफ बाइक है। सेल में डाला ग्लूकोज, सेल में अवेलेबल है ग्लूकोज, बाइक में अवेलेबल है इंजन, ठीक। चलो, तो ऐसा समझो, सेल ग्लूकोज है, ऐसे ही टूटेगा? नहीं टूटेगा। कब तक नहीं टूटेगा? जब तक सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं आएगा। ऑक्सीजन देखते हैं कहां से आता है। तो सेल के अंदर ग्लूकोज तभी टूटेगा जब ऑक्सीजन आएगा, बट सिर्फ एनर्जी निकलेगी, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं लिखेगा, ऐसा तो नहीं होता है। जब बाइक चलती है उसमें पेट्रोल डाला जाता है, मतलब बाइक सेल है, उसके अंदर ग्लूकोज डाला, ग्लूकोज ऐसे टूट जाएगा, पेट्रोल ऐसे टूट जाएगा। पहले गाड़ी को स्टार्ट करो, तो गाड़ी चलेगी, हमारा काम हो गया। ग्लूकोज टूटा, हमको एनर्जी मिल गई, पर क्या साइलेंसर में से पीछे से धुआं नहीं निकलेगा? निकलेगा। क्या इंजन गर्म नहीं होगा जितनी गाड़ी चलेगी? चलेगी, डेफिनेटली यस। तो कहीं ना कुछ बाय प्रोडक्ट जरूर निकलता है, पीछे से धुआं निकलता है, गाड़ी जैसे आगे चलती है धुआं पीछे से निकलता है। तो दैट इज व्हाट? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द ऑटोमोबाइल। कार और बाइक से जो धुआं निकलता है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सेल भी क्या करेगा? ये सेल भी कुछ ना कुछ एक बाय प्रोडक्ट, एक धुआं या एक गैस रिलीज करेगा, ठीक। तो हमने पढ़ा है ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 ब्रेक्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा एनर्जी। कितने एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं? आई विल राइट इट इन जनरल। एनर्जी का फॉर्म क्या है? एनर्जी का फॉर्म एटीपी होता है, ठीक है। तो फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। 6 ऑक्सीजन इस्तेमाल होते हैं एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। ये आपको इस चैप्टर में पढ़ने नहीं मिलेगा, बट आपको मैं छोड़ ही दो, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक थ्योरी है। इन जनरल आपको बचपन से एक चीज पढ़ाई है, बचपन से नहीं, बेसिकली 6 से 7 से एक चीज पढ़ाई होगी कि ग्लूकोज एक केमिकल रिएक्शन लिखा जाए तो यहाँ पर क्या एलिमिनेट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या निकलेगा? प्लस निकलेगा H2O। तो यहाँ पर अगर बैलेंस किया जाए तो हाउ मेनी कार्बन आर देयर? कार्बन आर 6। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं बैलेंस करने के लिए इक्वेशन? 6CO2, ठीक है, 6CO2। ओके, काउंट कीजिए ऑक्सीजन कितने हैं? तो 6 2 12 ऑक्सीजन यहाँ लग रहे हैं, और सर ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। तो 12 एंड 6 हाउ मच? 18, ठीक है। तो 18 ऑक्सीजन यहाँ काउंट कर लो। 6 2 आंसर इज 12, आंसर इज 12। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर जो है 6CO2, सामने क्या लिखेंगे हम? 6H2O। तो कहीं ना कहीं पूरे इक्वेशन में एलिमिनेशन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है एंड H2O बाहर निकलता है। सर अब क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, अगर ग्लूकोज के ब्रेक डाउन करने से वाटर निकलता है तो हमको पानी पीने की जरूरत है। माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज।
ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, ग्लूकोज किसके प्रेजेंस ब्रेकडाउन होगा? ऑक्सीजन। क्या लिबरेट करेगा? लिबरेट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या लिबरेट करेगा? लिबरेट करेगा H2O, राइट? सो इन दिस टोटल रिएक्शन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस आर द बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एटीपी है। तो टोटल एटीपी लिख लेते हैं, कितना एटीपी निकलता है? आंसर इज, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करने से टोटल 38 एटीपी निकलते हैं, एंड दिस इज द नेट केमिकल रिएक्शन ऑफ ए रेस्पिरेशन। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में आपको कई जगह पर हर बार दिखेगा। ठीक है, बहुत बार आपको ये रिएक्शन दिखेगा, बट इन जनरल इतना डेप्थ में हमको इस चैप्टर पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपको हायर लेवल पर क्लास सर 38 या 36? 38 एटीपी लिखना है आपको। आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, 2 एटीपी इस्तेमाल हो जाता है। अभी के लिए 38 एटीपी लिखो, जैसे जैसे चैप्टर में आप जाओगे आगे यू विल गेट इट व्हाट इज द एक्चुअल केमिकल रिएक्शन। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड एटीपी रिलीज करेगा, और यही वो एटीपी है जो हमारी बॉडी किसके लिए इस्तेमाल करेगी? बॉडी वर्क करने के लिए एटीपी इस्तेमाल करेगी, राइट? सो नेक्स्ट, अब हमको पढ़ना है हाउ डज द ऑक्सीजन कम। तो सिंपल इज द प्रोसीजर। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वन ऑफ द नॉस्ट्रिल। कोई एक नॉस्ट्रिल से एंटर करके, नोज से एंटर करके ऑक्सीजन डायरेक्टली अब हमारे लंग्स में एंटर करेगा। लंग्स में जाने के बाद वही फ्लूइड काम आता है ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए। कौन? ब्लड, जो ग्लूकोज को उसके टारगेट सेल तक लेके गया था। तो ग्लूकोज को ले जाने वाला ब्लड था, ब्लड से हार्ट से पंप होकर हमारे लंग्स में आता है, राइट? वहां पर क्या करेगा? एविडेंटली जो ब्लड हमारे लंग्स में आता है, इट विल टेक द ऑक्सीजन दैट इज एंटरिंग फ्रॉम अवर नोज। ठीक है, तो नोज से जो ऑक्सीजन जा रही है दैट विल गो इनसाइड द लंग्स। लंग्स में जाने के बाद दैट ऑक्सीजन विल एंटर इनसाइड द ब्लड। सपोज दैट दिस इज ए ब्लड वेसल। ये मेरी एक वेसल है, ये वेसल है मेरी ब्लड की। इसके अंदर क्या होगा फिर? डेफिनेटली ब्लड। तो सपोज दैट ब्लड वेसल इज क्रॉसिंग फ्रॉम दिस एरिया। यहाँ से एक ब्लड वेसल क्रॉस हो रही है, और वो ब्लड वेसल पूरी कहाँ तक फैली हुई है? वो ब्लड वेसल मेरे हाथ तक जाएगी। तो गोलू के हाथ में सेल्स में से ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किसकी कमी थी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन गोलू में के बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? नोज से। तो नोज से अगर ऑक्सीजन एंटर कर रहा है, तो ऑक्सीजन विल गेट एंटर्ड फ्रॉम द नोज एंड इट विल गो टू द लंग्स। लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन कहाँ एंटर करेगा? ब्लड में एंटर करेगा, और ये ब्लड ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाएगी? टू द टारगेट सेल। तो फाइनली बोथ प्रोसीजर, बोथ मेथड आर इन्वॉल्व। ग्लूकोज भी सेल तक पहुंच गया, ऑक्सीजन की ब्लड की मदद से ऑक्सीजन भी कहाँ तक पहुंच गया? सेल्स तक पहुंच गया। मतलब ग्लूकोज भी डिलीवर्ड हो गया, ऑक्सीजन भी डिलीवर्ड हो गया। इट विल गेट ब्रोकन डाउन। नाउ क्या बाय प्रोडक्ट निकला? एटीपी एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी काम करने के लिए। ठीक है, H2O वो तो साइटोप्लाज्म, जो सेल का जो साइटोप्लाज्म रहता है, लिक्विड मैटर, वहां रहेगा पानी। एक बाय प्रोडक्ट जो सेल के अंदर नहीं रह सकता, वो सेल का कचरा है, दैट इज CO2। तो जब भी घर के अंदर कोई सामान आता है, वो सामान का इस्तेमाल करने के बाद कोई ना कोई कचरा जरूर निकलता है। वो कचरा घर पर रखा जाता है? नहीं, वो एलिमिनेट कर दिया जाता है। क्यों? अगली बार फिर से कचरा बनने वाला है। तो हर एक सेल में क्या बन रहा है? हर एक सेल में CO2 बन रहा है। तो क्या CO2 वहीं पर भर के रखेंगे? आंसर इज नो। तो वो काम फिर से ब्लड को दे दिया जाता है, प्लीज ब्लड टेक अवर CO2। तो ब्लड ये सेल में ऑक्सीजन दे देगा, उसी सेल से CO2 लेगा। कब सर? जब ग्लूकोज टूट जाएगा। ग्लूकोज तोड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा, एंड वन थिंग इज रिमेनिंग। अच्छे से देखना, आपको एक डाउट नहीं आया, बट आना चाहिए था। आई विल एक्सप्लेन यू। प्लांट कैसे ऑक्सीजन निकाल रहा था? क्योंकि कैंडल और चूहा दोनों कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर रहे थे, और प्लांट को ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए क्या चाहिए? प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कैंडल और चूहा दोनों कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे थे, जो प्लांट ले रहा था, और प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, जो कैंडल और चूहा ले रहा था। कोरिलेशन समझ गए? अब इसमें और एक कंफ्यूजन आता है, सर सनलाइट कहाँ से फोटोसिंथेसिस होगा? समझ रहे हो? तो सनलाइट ट्रांसपेरेंट वेसल रहता है, ये कांच का ट्रांसपेरेंट वेसल रहता है, जिसमें